श्वेता जी, आप अनम्यूटेड हैं। हाँ जी। तो शुरुआत करें हम। बिल्कुल, हम लोग तो वेट कर रहे हैं बस आपका। ओके जी, ओके ओके। चलिए, तो जय जिनेन्द्र, नमस्ते, गुड आफ्टरनून आप सभी से। और आपने इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन दिया, इतना खूबसूरत गाना सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एंड बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार मारवाड़ी युवा मंच में आकर। एंड श्वेता जी, अमिता जी, आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इन इस मोटिवेशनल स्पीच की। और हमारा विषय है आज का लॉकडाउन एंड फैमिली स्ट्रेस, ये विषय था। तो बेसिकली कोरोना वायरस, कोविड-19, ये सब शब्द हमारी जिंदगी में ही नहीं थे और अचानक ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। विश्वास सा नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो भी सकता था जो कि हो गया है। और हमारी जनरेशन इसका सामना कर रही है, इसे देख रही है। एंड इस कोरोना और कोविड-19 की हिस्ट्री के साथ हम भी जुड़ जाएंगे, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। और ये सिर्फ एक बीमारी बनकर के हमारे सामने नहीं आई है, ये हमारे सामने सिर्फ एक चैलेंज बनकर के नहीं आई है, बल्कि बहुत तरह से, कई रूपों से इसने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है, प्रभावित कर दिया है। जिन लोगों को कोरोना वायरस या कोविड-19 हो गई है या उनके पारिवारिक जनों को हो गई है, उनके लिए तो वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने उभर कर आया है। लेकिन जो स्वस्थ हैं और जो इससे अफेक्टेड या उनके रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स अफेक्टेड नहीं हैं, उनके लिए भी जिंदगी नॉर्मल नहीं रह गई है, काफी बदलाव उनकी जिंदगी में आ गए हैं। तो मुझे पिछली बार जब मैं मुंबई गई थी, महाराष्ट्र, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है, करीब लाख केस अब होने वाले हैं, 1 लाख केसेस, वो भी कंफर्म्ड केसेस जो हमें मालूम है वो होने वाले हैं अराउंड 1 लाख। तो मुंबई जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैं अपनी एक बचपन की फ्रेंड के यहाँ विजिट करने गई थी। स्कूल के जमाने की दोस्त थी और वहाँ रहती है, कई बार कहती है आना होगा, तो मैं उसके यहाँ गई। तो उसका एक वहाँ का वाकया, वहाँ का जो नज़ारा है आप लोगों को बताती हूँ। मुंबई में छोटे-छोटे फ्लैट हैं जहाँ कई बार, मतलब कई जगह छोटे-छोटे फ्लैट हैं जहाँ पर बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ रहती हैं। तो एक 2 बेडरूम छोटा-सा घर, 2 छोटे-छोटे कमरे, एक छोटा-सा ड्राइंग रूम, ड्राइंग कम डाइनिंग आप कह लीजिए, और एक छोटी-सी किचन। और उसमें 3 परिवार एक साथ रह रहे थे। 2 भाई, उनकी वाइफ और उनके फादर और मदर, और 2 बच्चे हैं जो बोर्डिंग में पढ़ते थे, एंड एक देवरानी की, जो मेरी फ्रेंड है, उसकी देवरानी की डॉटर। एंड डिनर पे उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं अचंभित थी कि उस छोटे से घर में मेला सा लगा हुआ था, एंड उसी ड्राइंग कम डाइनिंग रूम में उन्होंने खाना लगाया। लेकिन उन लोगों में इतना प्यार था आपस में। जो देवर देवरानी है वो काम करते थे, एंड जो मेन फोक हैं, जो पुरुष हैं, वो भी सब काम पर जाते थे। जो मदर इन लॉ है वो भी काफी सोशली एक्टिव लेडी थी, तो वो भी काफी बिजी रहती थी अपनी जिंदगी में। और ये जो मेरी फ्रेंड है, जिसे बचपन से ही बेकरी का काफी शौक था, वो बेकरी के आइटम्स वगैरह बनाती और लोगों को भेजा करती थी, इसका काम था उसका। जब मैं वहाँ गई तो पूरा परिवार साथ में आ गया और उन्होंने बड़ी आवभगत की, बहुत प्रेम से खाना खिलाया। एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग इतने प्रेम से कैसे रह सकते हैं। एंड शादी को उसके करीब 21-22 साल हो गए थे, एंड तारीफ करते वो नहीं सकती थी अपने परिवार की कि इतनी अच्छी फैमिली, इतना सुंदर परिवार उसको मिला हुआ है। तो खैर मैं जब आने लगी तब उसके फादर इन लॉ ने मुझे ये बात कहा कि घर बड़ा होना जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा उसके यहाँ जा करके कि बड़े बड़े घर होने के बावजूद भी लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं, एक दूसरे से खुश नहीं होते हैं। और यहाँ पर इतनी सी जगह में इतने सारे लोग कितनी खुशी से, कितने सामंजस्य से एक साथ रह रहे हैं। तो अभी कुछ ही दिनों की पहले की बात है, बीच-बीच में उससे बात हो जाती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाती, लेकिन उसने मुझे फ़ोन किया और बहुत परेशान थी, रो रही थी, और उसने कहा कि ज़िंदगी तो बिल्कुल नर्क बन गई है। और पहली बार मुझे आज जाकर के अपने परिवार वालों की असलियत का पता चला है।
आई वाज कंप्लीटली शॉक। 22 साल बाद किसी को अपने परिवार की असलियत का पता चला। तो यू सी ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस आया, बिल्डिंग उनकी सील हो गई है क्योंकि उनकी बिल्डिंग में 2 केसेस कोविड-19 के आ गए। तो उनकी बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है एंड उनके फादर इन लॉ है, उनका काम छूट गया है, दुकान बंद हो गई है, उसके हस्बैंड की नौकरी चली गई। देवर देवरानी जरूर काम कर रहे हैं लेकिन उसे लगता है कि बात बात पर वो गिनाते हैं कि हमारे पैसों से पूरा घर चल रहा है, मदर इन लॉ इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, बच्चे सारे घर पर आ गए हैं एंड सबकी नजर में वो ही शायद विलेन बन करके रह गई हैं और इतनी खराब हालत हो गई है कि उसे लग रहा है कि अब इस घर में सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज। तो ये जो कोविड-19 है, ऐसे एक घर में नहीं, अनेकों अनेकों घर में। वास्तव में होता क्या है, जब सब चीज अच्छी तरह से चल रही होती है तो सब खुश होते हैं और एक दूसरे में भी खुशी ढूंढते हैं। लेकिन जब चीजें विपरीत हो जाती हैं, सिचुएशंस एडवर्स हो जाती हैं, तब ऑटोमेटिकली ये होता है कि एक दूसरे की कमियां नजर आने लगती है, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव बढ़ जाता है और जो तकलीफ पिछले 22 वर्षों में नहीं आई, वो अचानक इनके परिवार में आने लगी। तो कोविड-19 सिर्फ एक बीमारी या सिर्फ एक कह सकते हैं डेथ या कुछ तरह की परेशानियां नहीं लेकर आई है, ये और अनेकों अनेकों तरह की परेशानियां लेकर आई हैं, जिससे फैमिली तरह तरह से इफेक्ट हो रही हैं। तो एक तो ऐसा नहीं है कि टेंशन पहले नहीं थी जिंदगी में, लेकिन एक तो इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी, कंपटीशन से भरी जिंदगी, वैसे ही परेशानियां कम नहीं थी और इस वायरस और इस लॉकडाउन नो लॉकडाउन सिचुएशन ने लोगों की परेशानियों में और चार चांद लगा दिए। तो प्रॉब्लम मोस्टली सबको हो रही है, 90% लोगों को हो रही है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को अकेलेपन की प्रॉब्लम है तो किसी को साथ रहने की प्रॉब्लम है। लोग कहाँ कहाँ अटक गए हैं, जो जहाँ था वहीं पर फंस गया है। तो रकम रकम की प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल इश्यूज से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली लोग कई तरह से सफर कर रहे हैं और कई तरह से जूझ रहे हैं इस कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट से। तो गरीब परिवार तो बिल्कुल सही बात है कि वो गरीब मजदूर जो हैं वो तो कई तरह से परेशानी का सामना कर ही रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपने घर पहुंच जाए, उसके जाएं और उसके बाद जो भी हो, मरना हो, जीना हो, बीमार हो, हाथ में पैसा रहे ना रहे, कम से कम हम अपनों के पास पहुंच जाए और उसके बाद जो भी होना हो जाए। लेकिन ये प्रॉब्लम परेशानी सिर्फ गरीबों की नहीं है, मिडिल क्लास के कितने कितने लोग इसके कारण सफर कर रहे हैं। कितनी कितनी फैमिलीज हैं जो जिनके खर्चे फिक्स हैं, जो एक जॉब करते हैं या हो सकता है छोटा मोटा बिजनेस, छोटे मोटे मोटे एंटरप्रेन्योर हैं और खर्चे बांध रखे हैं लोगों ने। गाड़ी का इंस्टॉलमेंट देना है, घर का इंस्टॉलमेंट देना है, फ्रिज या टीवी का इंस्टॉलमेंट देना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है। और आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि लोगों के जॉब चले गए हैं या काम नहीं चल रहे हैं, तो तरह तरह से उनके सामने परेशानियां। सरकार कहती है कि आप किराया मत दो 2 महीने 3 महीने, लेकिन उसके बाद तो किराया देना ही पड़ेगा, वो कहाँ से देंगे, काम तो बिल्कुल ठप्पा हो गया है। और फिर कुछ एक लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी जिंदगी किराए पर चलती है, रेंट पर चलती है। तो ये जो मिडिल क्लास का तबका है या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उन्हें भी कई प्रकार की परेशानियां आती हैं और ये परेशानी और भी बड़ी है। गरीब कम से कम हाथ फैलाकर मांग तो सकता है, लाइन में खड़े होकर के खाना ले तो सकता है, लेकिन जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग हैं वो कहाँ जाए। लोक लाज के कारण, समाज के लाज के कारण वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, कुछ दिखा भी नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कितनी तकलीफ, कितनी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। तो लोगों की ऐसी ऐसी परेशानी को सामने लाना पड़े कि कहाँ जाए, से पूछें और क्या किया जाए इस सिचुएशन में। तो आज ये लॉकडाउन खुल गया है और इसीलिए अब आप देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि जब देश में 500 लोग भी नहीं थे, 300-400 लोग थे कोरोना वायरस के, उस समय लोग बाहर निकलने से डरते थे। लोगों के अंदर एक खौफ था, एक डर था कि घर से बाहर निकलकर सांस भी ले लेंगे तो शायद शायद हमें ये वायरस आकर के पकड़ लेगा। और आज जब रोज हजारों हजारों लोग इस देश में बढ़ रहे हैं तो भी लोग बाहर निकल आए हैं, सड़कों पर काम पर जा रहे हैं,
अपनी दुकानों पर जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और उसके सिर्फ दो ही कारण है। एक तो ये है कि हमें अपने परिवार को पालना ही होगा, और दूसरी बात ये है कि न जाने ये वायरस कब तक रहेगा। हो सकता है अब जिंदगी इसके साथ ही गुजारनी पड़े। तो लोग जो हैं वो अपने अंदर ही एक उन्होंने मान लिया है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, और बाहर निकल आए हैं। एक डू और डाई काइंड ऑफ सिचुएशन लोगों की हो गई है। तो ये कोरोना वायरस सिर्फ एक बीमारी नहीं है, लेकर आया है बहुत सारे साइड इफेक्ट, एक डर, एक खौफ, एक अनश्योरिटी, एक अनडेफिनेटनेस, एक मालूम ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, कब तक होने वाला है, और न जाने आगे क्या लिखा है। और इसके साथ ही आ गया है बहुत सारा फैमिली स्ट्रेस, फैमिली टेंशन। कुछ बदली बदली सी हो गई है लोगों की जिंदगियां। अब आप देखिए, बुजुर्ग हैं तो हम आजकल कहते हैं कि आजकल के जो बुजुर्ग हैं या सास ससुर हैं, माता पिता हैं, वो बहुत समझदार हो गए हैं, और अब उनके साथ जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। और इसीलिए बेहतर हो गई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करते हैं, आपको बहुत स्पेस मिली हुई है। और ऐसा इसलिए है कि उन्होंने अपनी भी एक जिंदगी बना रखी है, अपनी पर्सनलाइज एक जिंदगी बना रखी है, अपने खुद के लिए एक स्पेस बना रखी है। वो खुद, आजकल के जो बुजुर्ग हैं वो खुद काफी एक्टिव है, उनका अपना एक फ्रेंड सर्कल है, अपना फोन है, उस पर सोशलाइजिंग करते हैं, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, अपने ही लोगों के साथ में वॉक करने के लिए निकल जाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, आउटिंग करते हैं, मिलने जुलने का उन्हें शौक है। कोई कार्ड खेलने में इंटरेस्टेड है, ताश वगैरह खेलते हैं, कुछ लोगों को घूमने फिरने का शौक है, कुछ लोग हाँ धार्मिक प्रवृत्ति वाले भी हैं, तो वो मंदिर चले जाते हैं या साधु संतों की सेवा वगैरह में लग जाते हैं। लेकिन आज 60+ वाले जो लोग हैं उनके लिए ये सारी एक्टिविटीज बंद हो गई हैं, सब कुछ क्लोज हो गया है, और ये सब अचानक हो गया है। घर की सीमा, घर के उसी दायरे में हमारे बुजुर्ग या हमारे माँ बाप जो है वो बंद करके रह गए हैं। कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास में। कैसी विचित्र परिस्थिति का अचानक उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर वो किसी की जिंदगी में इंटरफियर करें तो सामने वाला परेशान, और ना करें, इनएक्टिव हो जाएं, तो खुद घुटने लगे और खुद परेशान हो जाएं। हमारे यंगस्टर्स को देखिए, यंगस्टर्स कितने परेशान हैं। उन्हें लगता है कि हमारी तो उम्र ही है अभी एंजॉय करने की, ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई आउटिंग, ना कोई एक्टिविटी, कुछ भी नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। पेरेंट्स को घर का काम कराना है, हम उसमें लग गए हैं, साथ में ऑफिस का काम भी कर रहे हैं। तो वो भी बिल्कुल एक तरह से बंद गए हैं, और उन्होंने तो समझ लिया है कि इस कोरोना वायरस के दौरान हमारा एक लक्ष्य, एक मोटो बन गया है, वर्क फ्रॉम होम एंड देन वर्क फॉर होम। और हमारे जो ये छोटे छोटे से बच्चे हैं ये भी परेशान हैं, ना स्कूल, ना खेल कूद, ना एक्टिविटीज, सब कुछ बंद हो गया है। कितना मुश्किल है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो पेरेंट्स ही बता सकते हैं, या वो ही समझ सकते हैं कि बच्चों को बांध करके रखना कितना कितना मुश्किल काम है। और सबसे ज्यादा चेंज, सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है स्त्रियों की जिंदगी में, लेडीज की जिंदगी में, वुमेन की जिंदगी में। जो लेडीज, जो वुमेन जॉब कर रही हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन पर तो डेफिनेटली पूरा प्रेशर है ही, मगर जो घर संभाल रही हैं उनका जीवन भी बहुत बदल गया है। बच्चों की स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, छोटे बड़े सब घर में, और घर बैठे लोगों को खाने के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। ऊपर से सर्वेंट्स नहीं है। अरे घर का कितना काम है, थोड़ी सी मदद कर देने पर क्या घर का सारा काम खत्म हो जाएगा? तो वैसे रात हो जाती है मगर काम खत्म नहीं होता। और फिर इतना सब कुछ करने पर भी कोई खुश थोड़े ही है, सब इधर उधर मुंह फुलाए घूमते नजर आते हैं। और एक के हस्बैंड ने तो यहाँ तक कह दिया कि न जाने ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, रोज एक ही थोबड़ा देखने को मिलता है। उफ, कोई क्या करे। टेंशन दूर करने के लिए थोड़े बहुत साधन थे, वो भी नहीं रहे। शादी, पार्टी, किटीज, रेस्टोरेंट, हॉलीडे, सोशल गैदरिंग, विंडो शॉपिंग, गेट टुगेदर, शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर। अरे सड़क के किनारे खड़े होकर 4 गोलगप्पे ही खा लेते थे, एक पिक्चर देख आते थे। अरे कहते हैं लॉकडाउन खुल गया, अरे ये खुलना भी कोई खुलना है? कौन बे मतलब इधर उधर भटके मरना थोड़े ही है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बैंड बज गई है जिंदगी, लेकिन रिलैक्स रिलैक्स
रिलैक्स। ये वही परिवार है जिससे आप बहुत प्यार करती हैं। ये वही फैमिली है जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। और आपका सपना कि आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ गुजारें, तो वही सपना तो साकार हो गया है आपका। तो अब क्या हो गया? रिलैक्स करिए, बिल्कुल शांत, रिलैक्स हो जाइए। डोंट गेट exerted, don't get overexcited. ये दिन भी बहुत खूबसूरत है या बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को, स्ट्रेस को, नेगेटिविटी को बाहर करिए अपनी जिंदगी से और आनंद लीजिए इस परिस्थिति का, इस सिचुएशन का। लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड लेट्स टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ जिन पर अमल करके और हम इस लॉकडाउन एंड नो लॉकडाउन की जिंदगी को बहुत खुशमय बना सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो 7 छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज है फॉरगेट द पास्ट। पुराना जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि जब तक पुरानी चीजें आपके अंदर घर करती रहेगी, बार बार उभर कर निकल कर बाहर आती रहेगी, तब तक आप आगे कदम बढ़ा नहीं सकेंगे। तो क्योंकि ये जो पास्ट है ना, ये आता पीछे से है, लेकिन ये आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर दोनों के लिए मुसीबत खड़ा कर देता है। इसीलिए पीछे किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया और मैंने क्या क्या कर दिया, ये सब चीजें पीछे छोड़ दीजिए। ये सब चीजें पीछे भूल जाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। ये परिस्थिति मुझे खूबसूरत बनानी है और इसके लिए जो पीछे रह गया वो मुझे पीछे ही छोड़ देना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पास्ट को पीछे छोड़ करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 2, डिजायर्स, इच्छाएं, आकांक्षाएं। किसी से भी बहुत बार हम सुनते हैं, लेकिन वाकई जब हमारे ऊपर आता है तो हम उसे लागू नहीं कर पाते हैं। इच्छाएं मत रखिए बहुत ज्यादा। डोंट कीप टू मच ऑफ डिजायर्स। हर एक आदमी की अपनी कैपेसिटी है, अपना नेचर है, अपना तरीका है और घर के हर मेंबर का अपना एक नजरिया है। तो आप बहुत ज्यादा किसी से भी एक्सपेक्ट मत करिए। आजकल जो ये फोन आ गया है ना, हम क्या करते हैं कि दिन भर एक दूसरे से बात करते हैं, अपने साथ दूसरे फैमिली मेंबर से, कजिन से, भाई बहनों से, पेरेंट्स से, और हम देखते हैं कि अलग अलग घरों में क्या हो रहा है और फिर हम क्या करते हैं कि अपने साथ में उसे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कंपैरिजन मत करिए। हर घर अलग है, हर घर की सिचुएशन अलग है, हर घर का नजरिया और हर घर के लोग अलग हैं। उन घर के लोगों का अलग अलग अपना अपना एक स्वभाव है, अपना अपना एक तरीका है। आप अपने घर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कीजिए। उसके प्रोडक्ट को बाय करके आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो दूसरों से प्रभावित मत होइए, दूसरों से इम्प्रेस मत होइए और अपना घर अपनी तरह से चलाने की कोशिश कीजिए। तो दूसरी जो हमारी दूसरा पॉइंट है वो है कि डिजायर्स को अपने कम कीजिए और दूसरों से प्रभावित मत होइए। अपने घर को अपने हिसाब से समझ करके और सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात है कि हमारी इच्छाएं तो हमने कंट्रोल कर ली, लेकिन जो पारिवारिक लोग हैं उनकी इच्छाओं का क्या किया जाए? क्योंकि हमारी तो छोड़िए, इच्छाएं तो अपरिमित है, अनलिमिटेड है। और जितना आप खुशी खुशी कर सकते हैं उतना आराम से करिए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर किसी की हर इच्छा को हर समय पूरा कर सकें। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन। हर एक आपसे सेटिस्फाई हो जाए, आपसे खुश हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर के बस की भी बात नहीं है कि किसी की इच्छाओं का समाधान कर सके, किसी की इच्छाएं पूरी कर सके। क्योंकि इच्छा ऐसी चीज है कि एक खत्म हुई और दूसरी चालू हो गई, दूसरी की शुरुआत हो गई। हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ दुआएं कबूल नहीं होती तो लोग अपना खुदा बदल लेते हैं। तो
ऐसा मत सोचिए कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सबकी इच्छाएं पूरी करूं तभी ये परिवार खुश रहेगा। आप खुशी खुशी जितना कर सकते हैं, जितना सबके लिए कर सकते हैं, और उतना करने के बाद आप खुश रह सकें उतना ही करिए। क्यों? क्योंकि आप खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे, वरना आप दिन भर खटती रहेंगी, प्रॉब्लम करती रहेंगी और परेशान रहेंगी, प्रॉब्लम लेती रहेंगी और परेशान होती रहेंगी, तो आपके साथ साथ कोई खुश नहीं रह सकेगा, सब डेफिनेटली परेशान हो जाएंगे। तो डोंट यूज पीपल, हमें यूज नहीं करना है और खुद भी मिस यूज नहीं होना है। तो ये सेकंड है कि बहुत अधिक डिजायर्स, बहुत अधिक आकांक्षाएं, इच्छाएं मत रखिए, और खुशी खुशी जितना आप सबके लिए कर सकते हैं उतना आप जरूर करिए। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। कहने का मतलब है कि आप एक डिमांडिंग मोड में मत रहिए, आप एक गिविंग मोड में रहिए। बहुत ज्यादा पाने की नहीं, कुछ कुछ देने के मोड में रहिए। तो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि जब आप खुशी खुशी लोगों के लिए कुछ करेंगी, अपने पारिवारिक जनों के लिए कुछ करेंगी, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी वही चीज आ जाएगी, वो भी आपके लिए कुछ करना चाहेंगे आपके प्रति। उनके अंदर भी प्रेम और विश्वास और रिस्पेक्ट की भावना पनपने लगेगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो दूसरों से एक्सपेक्ट करता रहता है हमेशा, वो हमेशा दीन हो जाता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा गिरता है। और जो हमेशा गिविंग एंड पे रहता है, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा रहता है, उसके अंदर की खुशी हमेशा बनी हुई रहती है। तो बहुत अधिक लोगों से एक्सपेक्ट मत करिए, और खुद खुशी खुशी जितना कर सकते हैं वो जरूर अपने पारिवारिक जनों के लिए करते रहिए। तीसरी बात कि आप जितना भी करते हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, अब आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी से आप अपना वक्त और अपना एफर्ट, अपना टाइम एंड एफर्ट दे रहे हैं, तो कम से कम उसे गिनाइए मत कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मेरी कमर दुख गई, मेरा सर दुख रहा है। ये सब चीजें आप मत कीजिए। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है उसे बार बार मत गिनाइए। आपकी वैल्यू उससे बढ़ने वाली नहीं है, आपकी वैल्यू उससे हो सकता है कम ही हो जाए। तो जिस प्रकार दान देकर बार बार गिनाने से दान की महिमा खत्म हो जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार किसी के लिए कुछ करके अपना वक्त और अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट कंट्रीब्यूट करने के बाद में अगर आपको गिनाने की आदत है, तो आपकी वैल्यू, आपके किए हुए की वैल्यू भी कम ही हो जाएगी, ज्यादा नहीं होने वाली है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3 कि आप गिनाने की आदत अपने अंदर से बिल्कुल निकाल कर हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 2 के अनुसार अब आप सिर्फ वही कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, और आप खुशी खुशी सबके लिए कर सकते हैं। राइट? तो गिनाइए मत, जितना कंट्रीब्यूट किया है खुशी खुशी करिए, और नेकी कर दरिया में डाल भूल जाइए। चौथी चीज है कि सपोर्ट करिए। सब इस वक्त किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी फंस गए हैं, उनकी स्कूल नहीं है, उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, बोर्ड के बच्चों तक के रिजल्ट नहीं आए हैं। लोगों के अंदर एक ऐसी अनियमितता सी आ गई है, उन्हें पता नहीं जॉब रहेगा नहीं रहेगा, बिजनेस कब तक रहेगा नहीं रहेगा, क्या होने वाला। आपके हस्बैंड एक अलग फाइनेंशियल स्ट्रेस से जा रहे होंगे या मेंटल स्ट्रेस से जा रहे होंगे, आपकी फैमिली के अन्य सदस्य भी किसी ना किसी स्ट्रेस से जा रहे होंगे। टेंशन और स्ट्रेस में सिर्फ और सिर्फ आप नहीं हैं, सभी किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। और ये स्ट्रेस तो कम से कम है ही कि न जाने ये पारदर्शी जो वायरस है, ये इनविजिबल जो वायरस है, ये न जाने कब हमें आकर के या हमारे किसी अपने को आकर के पकड़ ले। तो सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली, इमोशनली आप अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ खड़े रहिए और उनको सपोर्ट कीजिए। हो सके तो वो जो कर रहे हैं या वो जिस सिचुएशन में है या उन्होंने जो जो जिंदगी में किया है, वो उन्हें याद दिलाकर उनकी तारीफ कीजिए, उनको एडमायर कीजिए, एंड उनके विषय में वाकई दिल से अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और ये इस समय जो समय चल रहा है, बहुत ही नाजुक समय चल रहा है, और आप निश्चित ही आप सब अपने फैमिली से, अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, और जो अपने परिवार से प्रेम करता है वो उन्हें बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करने की कैपेसिटी भी रखता है। देखिए,
श्री कृष्ण थे, बलदेव थे, वासुदेव थे, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे और कहते हैं कि उन्होंने जो गोवर्धन पर्वत है उसको एक छोटी उंगली पर उठा लिया था। लेकिन वही श्री कृष्ण एक बांसुरी को अपने दोनों हाथों से उठा करके बहुत ही कोमलता से बजाया करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें गोवर्धन पर्वत से प्रेम नहीं था, लेकिन उस बांसुरी से प्रेम था। तो जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें हमें बहुत डेलिकेटली, बहुत प्यार से, बहुत आराम से और बहुत सेंसिटिव होकर के, बहुत ध्यान से उनके साथ डील करना चाहिए कि उन्हें कहीं पर कैसे भी चोट ना लग जाए और हम उनके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर बन करके और आगे आए। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4 कि परेशानी बनने की बजाय आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एक सपोर्ट बन करके और सामने आए। पॉइंट नंबर 5 कि कभी भी अब जी रहे हैं, बातें सुनना बहुत अच्छी लगती है, लोग लेक्चर दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन जब चीजें वाकई सामने आती हैं, जब हमें उनका सामना करना पड़ता है, तब हर एक व्यक्ति की सिचुएशन अलग अलग है। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाकई समझ में आने वाली हो ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में रिएक्ट करना शायद जरूरी हो जाता होगा, लेकिन प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट मत करिए। हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट मत करिए। हर छोटी छोटी बात का बुरा मान जाना, ओवर एक्साइटेड हो जाना, ओवर सैड हो जाना, लड़ना, हर बात पर अपने इमोशंस को ट्रिगर मत होने दीजिए। हर बात पर उन्हें उबलने मत दीजिए। समभाव रखें। आप में से मैक्सिमम लोग तो जैन हैं, आप समझते हैं कि हर सिचुएशन में हमें समभाव रखना चाहिए। अच्छी सिचुएशन हो, बुरी सिचुएशन हो, हमें अपने अंदर कुछ समय के लिए वो नहीं कहा तो ऑटोमेटिकली तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि सिचुएशन जो है वो आपकी सबसाइड हो जाती है, वो फिनिश हो जाती है और जितनी बढ़ सकती थी बात उतनी बढ़ने से बच जाती है। तो क्योंकि कई बार मोस्टली 60% हम उन बातों पर रिएक्ट कर देते हैं जिस पर अगर हम कुछ भी जवाब न देते, कुछ भी ना कहते तो भी हमारा काम चल जाता। तो एक वाकया है जो अमेरिका का एक वाकया है, मैं बताती हूँ आप सबको। एक बस में एक यंग लेडी है जो आकर के और बैठती है और अगले बस स्टॉप पे एक मोटी सी औरत आती है, हाथ में बहुत सारा सामान है उसके, और वो उस सारे सामान को ले करके और बिल्कुल उस यंग लेडी के पास आकर के और बैठ जाती है। उसका आधा सामान उस बेचारी यंग लेडी के ऊपर होता है, जिससे उसको काफी परेशानी हो रही होती है, लेकिन वो यंग लेडी कुछ भी नहीं बोलती है। तो पास में एक दूसरे सज्जन बैठे होते हैं पास की सीट में। वो उस यंग लेडी से कहते हैं कि आप इस औरत को कुछ कहती क्यों नहीं? ये इस तरह से आकर आ गई, बैठ गई है और आपके ऊपर अपना आधा भार, आधा सामान लाद दिया है। तो यंग लेडी कहती है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं, इतना छोटा सा सफर तो है, अगले स्टॉप पर मैं नीचे उतर जाऊंगी। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ध्यान देने योग्य है। कुछ दिनों की मुसीबत है, मुश्किल है, सब अपने अपने काम में वापस लग जाएंगे। और वैसे भी जिंदगी भी कितनी छोटी सी है, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की, डरने की जरूरत या किसी के साथ बुरा व्यवहार करने की या इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है छोटी छोटी बातों में। तो कभी भी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना हमें नहीं चाहिए। तो उत्तेजित मत होइए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जब तक कोई बात नहीं हो तब तक समभाव रख करके चीज को निकल जाने दीजिए, लेट इट जस्ट पास। छठा जो हमारा पॉइंट है वो है कि अगर समझिए हमें किसी को कोई बात कहनी ही पड़ जाती है, बच्चे हैं अगर नादानी कर रहे हैं, समझिए बैठे बैठे गेम ही खेलते चले जा रहे हैं, तो हमें उन्हें कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा। या कोई भी चीज जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है, जिसे कुछ नहीं कहना चाहिए वो कह रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं तो रोक लगानी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं रिएक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप रिएक्ट करते हैं, जब आप कुछ बोलते हैं, तो सबसे अच्छा, बेस्टेस्ट, सॉफ्टेस्ट तरीका निकालिए रिएक्ट करने का। एक ही बात को कहने के हजार तरीके होते हैं, हजारों तरीके होते हैं। एक व्यक्ति एक ही बात को ऐसे बोले कि एक सेंटेंस में भी रिश्ता टूट सकता है, और एक व्यक्ति कड़वी से कड़वी
बात को इतनी मीठी बना करके बोल सकता है कि अपनी बात लोगों तक पहुंचा भी दे और कोई खास नुकसान भी ना हो। तो ये गुण आप में होना चाहिए। सोचिए, बोलने से पहले ध्यान दीजिए, समझिए कि मैं क्या बोल रही हूँ या क्या बोल रहा हूँ, और उसके बाद जो सबसे सॉफ्टेस्ट तरीका है, सबसे समझदारी वाला तरीका है, उसे अपना करके और अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाइए। और वैसे भी जब हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं तो समझदारी और प्यार से कही हुई बात ही समझ में आ सकती है। चिल्ला कर या इरिटेट होकर के झुंझला कर कही हुई बात कभी भी किसी के भी समझ में नहीं आती है, आ ही नहीं सकती है। तो ये है हमारा छठा पॉइंट। अभी हमारी स्वाध्याय क्लास चल रही थी परसों ही, तो एक वाक्य मैंने बताया था कि एक गुरुजी थे, अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा एक ही परिवार के कई लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, इस प्रकार से लड़ झगड़ और चिल्ला क्यों रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे से नाराज है, और ये चिल्ला चिल्ला कर अपनी नाराजगी, अपना रोष एक दूसरे के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। तो शिष्य ने कहा कि जब इन्हें नाराजगी व्यक्त करनी है तो ये शांति से भी तो एक दूसरे को अपनी बात बोल सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी शांति से भी तो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, धीमी आवाज में भी तो कर सकते हैं। उसके लिए चिल्लाने की क्या जरूरत है? इतना पास पास ही तो खड़े हैं। तब गुरुजी ने कहा कि जब व्यक्ति गुस्से में होता है, रोष में होता है, जब वो झुंझलाया हुआ होता है, तो लोग एक दूसरे के मन ही मन दूर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति दूर है उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तो हमें चिल्लाना ही पड़ता है। इसीलिए ये आपस में चिल्ला रहे हैं, ये शाउट कर रहे हैं। तो हम जब चिल्लाते हैं, झुंझलाते हैं और इस तरह से रिएक्शन देते हैं, तो वाकई मन ही मन हम एक दूसरे से दूर, बहुत दूर हो जाते हैं। तो ये मन की दूरियां हमें नहीं बनानी है। इसीलिए कोशिश कीजिए और ढूंढिए वो रास्ता, वो शब्द, वो वाक्य जो सबसे खूबसूरती से, सुंदरता से, सबसे ज्यादा समझदारी और मिठास के साथ आपकी बात सामने वाले के कानों तक या उसके हृदय तक पहुंचा दे। ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। और वैसे भी जब हम कोई भी बात किसी से करते हैं, हम जिस प्रकार से बोलते हैं, हम जो बात कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनमें हमारे अपने संस्कार झलकते हैं। इसीलिए अपने संस्कारों को कम से कम गिरने मत दीजिए, उनका हमेशा ध्यान रखिए, तो वातावरण ऑटोमेटिकली खूबसूरत बना रहेगा। आखिरी और फाइनल पॉइंट है कि बीच बीच में ये सब बातें तो हो गई, हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें बहुत अधिक आकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। लेकिन एक चीज अपने आप के लिए भी, कि बीच बीच में अपने आप से बात करिए। ये मेडिटेशन है। टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात करते रहिए। जब कभी समय मिले, दिन में नहीं तो रात में, सुबह उठने पर आत्मस्थ होना, अपने भीतर जाना, ये बहुत जरूरी है। और अपने आप को एक ऑटो सजेशन दीजिए कि कोई स्ट्रेस नहीं है मेरी जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं है, जो कुछ है सब ठीक हो जाएगा, सब पॉजिटिव होगा, सब अच्छा होगा। शायद ये पूरी दुनिया एक लॉकडाउन में चली गई है, तो कोई एक रेनोवेशन सा हो रहा है और एक पूरे बिग बैंग के साथ ये दुनिया वापस आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। हम सब भी एक बहुत अच्छा सबक सीख लेंगे कि किस प्रकार से अपनी धरती को, इन नदियों को, इस समुद्र को, इन हवाओं को संभाल कर रखना है। कितनी बड़ी धरोहर है ये धरती, और कितनी बड़ी बड़ी धरोहर मेरा परिवार मेरे लिए है। तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है और सब कुछ अच्छा होने वाला है। अंदर सब अच्छा होगा, बाहर सब अच्छा होगा। एक पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए, उसे महसूस कीजिए और अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जरूर बनाइए। और एक बात जरूर है कि इस पॉजिटिविटी के साथ में रात में जब आप सोते हैं, तो सोने से पहले आप अपने भगवान का नाम लें या ना लें, कोई माला वाला आप फेरते हैं वो फेरे या ना फेरे, कोई मंत्रोच्चारण करें या ना करें, लेकिन सोने से पहले हम इंसान हैं, सब कुछ सोचने समझने के बावजूद भी कई बार हमारे कषाय हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। ये क्रोध, मान, माया, लोभ सब हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, और हम अपने ऊपर से नियंत्रण खो देते हैं। वो सब कुछ कह देते हैं, कर देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। जैसे रिएक्शन हमें नहीं देने चाहिए थे, हम दे देते हैं।
हो सकता है आप सही हो सकता है आप गलत हो, लेकिन रात में सोने से पहले एक बार देखिए और सोचिए, अवलोकन करिए जरूर कि मैंने इस पूरे दिन भर में आज क्या क्या किया है, मुझसे क्या क्या गलती हुई है, मैंने फिजिकली किसको किसको कष्ट दिया है, मैंने अपने मुंह से किसको किसको क्या क्या कह दिया है, किसी का दिल दुखा दिया है, अपने को बड़ा समझ करके किसी को छोटा समझ करके चार बातें सुना दी है, और अपने घमंड में आकर के, अपने गुस्से में आकर के किसी का दिल तोड़ दिया, किसी का दिल दुखा दिया है, और मन ही मन अपने भीतर अगर मेरे कोई बुरे विचार आ गए हो, किसी के विनाश के बारे में, किसी के बारे में बुरा सोच लिया हो, तो मन वचन और काया से जितना भी गलत किया है, सोचा है, बोला है, उन सबको एक एक बार याद करके, जाने में भी और अनजाने में भी याद करके, एक बार तहे दिल से क्षमा याचना जरूर कीजिए, मन ही मन। हो सके तो सामने वाले को जाकर बोल दीजिए, कोई बुरा नहीं, बुराई नहीं है, क्षमा वीरस्य भूषणम। सबसे ज्यादा करेज, सबसे ज्यादा एफर्ट क्षमा मांगने में लगता है, हिम्मत लगती है, और जो व्यक्ति करेजियस होता है, हिम्मत होती है जिसमें, वही व्यक्ति जाकर के क्षमा मांग सकता है। तो हो सके तो जाकर माफी मांग लीजिए, और नहीं भी तो कम से कम मन ही मन उस व्यक्ति को क्षमा कीजिए और क्षमा मांगिए जरूर। ये चार लाइनें सोने से पहले अवश्य बोलकर रोज सोया कीजिए कि पूज्य पूजा का व्यतिक्रम, जान या अनजान में, ही अवज्ञा लघु जनों की, मग्न हो अभिमान में, चाहती हूँ मैं क्षमा, मुझको क्षमा दें वे सभी, मित्र सब हैं शत्रु दाता, भाव लाऊं ना कभी। अकाउंट को क्लोज करना जरूरी है, बंद करना जरूरी है, क्योंकि कल दुनिया है या नहीं है, किसने देखा है, कल जिंदगी है या नहीं है, अगला क्षण भी हम नहीं जानते कि है कि नहीं है, लेकिन अकाउंट को यहीं पर क्लोज करके सोना जरूरी है। कल जिंदगी होगी तो एक फ्रेश अकाउंट के साथ शुरू करेंगे, और अगर नहीं भी रही तो कोई बात नहीं, हमने कोई बैर की गांठ साथ में नहीं रखी, कोई बुरी बात हमने साथ में नहीं रखी, और हमने सारे अकाउंट अपने क्लोज कर दिए हैं। बिल्कुल हल्के होकर के रात में सोइए, तो सुबह जब उठेंगे तो बिल्कुल तरोताजा होकर के और आप उठेंगे। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिससे हम अपनी जिंदगी को बहुत, इस लॉकडाउन सिचुएशन में अपनी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। और थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगेगा, लेकिन आप कॉन्शियस हो जाइए, जागृत हो जाइए कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि बाकी सब चीजें दुनिया में जो है वो सेकेंडरी है, और प्रायोरिटी या जो सबसे मुख्य बात है वो है आपका अपना परिवार। आपका अपना परिवार, आपके फादर मदर, सास ससुर, पति, बच्चे, या जो भी कुछ है, यही आपका एक परिवार है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सारी चीजें बंद हो गई होंगी, रुक गई होंगी, लेकिन आपका परिवार, अगर सोचिए, आज बहुत बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अकेले कहीं कहीं फंस गए हैं, और बहुत मिस करते हैं कि काश हमारे साथ हमारा पूरा परिवार होता। एक बच्चा जब मेला देखने के लिए जाता है तो अपनी माँ का हाथ पकड़ के रखता है, और अपनी माँ का हाथ पकड़ करके वो जब पूरा मेला देखता है तो उसे बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। रंग बिरंगी खाने पीने की चीजें, रंग बिरंगी रंग बिरंगा वातावरण अपने चारों ओर देखता है, कहीं कोई नाच रहा है, कहीं कोई खेल रहा है, सब कुछ देखने में बड़ा आनंद आता है, उसको बहुत मजा आता है। लेकिन जैसे ही माँ का हाथ छूट जाता है और माँ नजर नहीं आती आसपास, तब देखिए उस बच्चे की सारी, जितना भी आनंद होता है उसके अंदर, वो सारा का सारा गायब हो जाता है, काफूर हो जाता है, और वही मेले की सारी रंगीनियां उसे आकर्षित करने में सहायक नहीं हो पाती है। डर जाता है बच्चा, खौफ में आ जाता है कि मेरी माँ कहाँ चली गई, मेरा परिवार कहाँ चला गया, मैं खो गया हूँ। तो ये सारी जितनी भी रंगीनियां हैं दुनिया की, ये तभी तक अच्छी है जब तक हाथ हमारा हमारे परिवार में पकड़ा हुआ है। इसीलिए आज इस समय में जब आपके परिवार को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय उनका हाथ थाम कर रखिए, उनके साथ रहिए। और ये मेला तो फिर आ जाएगा, बहुत मौके आएंगे देखने के, लेकिन इस वक्त आप उनका हाथ और साथ बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो ये वक्त ऐसा आया है कि ध्यान रखिए, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि खोल दिया है सब कुछ, लॉकडाउन खोलना जरूरी था, देश की इकोनॉमी ना गिर जाए,
और वैसे भी लोग परेशान हो रहे थे, लोगों को काफी पर्सनली प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन आप बाहर जा रहे हो तो सिर्फ उतना ही जाइए जितना जरूरी है। सैनिटाइजेशन का बहुत बहुत ध्यान रखिए, मुंह पर मास्क लगा करके रखिए और कोशिश करिए कि आप किसी भी रूप में इसका सामना आपको ना करना पड़े, या आपके जीवन का हिस्सा कोरोना वायरस या कोविड-19। ठीक है, हो गया तो सामना करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक भी हो रहे ना। 50% से ज्यादा लोग तो ठीक ही हो रहे हैं और बाकी भी हो जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो इसी चपेट में आकर के मौत को गले लगा रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव रहिए, सैनिटाइज रहिए और एक चीज हमेशा याद रखिए कि तूफान है, बड़ा है, और मैं ये भी समझती हूँ कि ये तूफान तो एक है, लेकिन प्रॉब्लम, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सब अलग अलग नाव, अलग अलग जहाजों में सवार है, लेकिन तूफान ये एक ही है जो सबके ऊपर आया है। और एक बात बिल्कुल सोच के रखिएगा, समझ के रखिएगा कि जहाज जो है उसके बाहर चाहे कितना भी पानी हो, वो जहाज को डुबाने में सक्षम नहीं होता। बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, तूफान है, कुछ भी है, लेकिन वो पूरा तूफान, वो पूरा समुद्र मिल करके भी एक जहाज को डुबा नहीं सकता है। जानते हैं वो जहाज कब डूबती है? वो जहाज तब डूबती है जब पानी उस जहाज के अंदर आ जाता है। तो बाहर कितना भी तूफान हो, बाहर कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी प्रॉब्लम, तो ये संख्या है, रोज बढ़ती चली जाएगी। आज 20,000 और बढ़ गए, आज 30,000 और बढ़ गए, आज 10,000 और बढ़ गए। लेकिन जब तक ये तूफान बाहर है, जब तक ये प्रॉब्लम्स बाहर है, जब तक ये टेंशन बाहर है, तब तक आपकी जहाज, आपकी नाव बची हुई है। आपको कोशिश यही करनी है कि ये जहाज, ये प्रॉब्लम, ये टेंशन, ये सारी परेशानियां आप अपने घर के भीतर ना लेकर के आए, चाहे वो फैमिली स्ट्रेस हो और चाहे वो कोरोना वायरस हो। आपको अपनी सावधानी खुद बरतनी है, खुद रखनी है और ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है हर ओर से कि हमारा परिवार, मैं एक खेवैया हूँ और इसे बिल्कुल फुल स्ट्रॉन्ग अपने इंटेंशन से, अपने करेज से निकाल करके और ले आऊंगी या ले आऊंगा। तो हर एक व्यक्ति अगर ऐसा सोच ले, समझ ले, तो हमारा देश तो संस्कारों का देश है, कल्चर का देश है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि हम इस सिचुएशन में, हम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको पार करके हम निकल ना सकें, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पर सोल्यूशन है, और एक नहीं अनेकों अनेकों सोल्यूशन सामने आ जाते हैं। बस हमें सही राह पर चलने की और दृढ़ता से आगे बढ़ने की जरूरत है। तो 5 बजने वाले हैं और मैं सोचती हूँ कि मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त कर लेती हूँ। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, अमिता जी। मुझे 2 नाम ध्यान आ रहे हैं, पहली बार आई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आनंद तो तब आता है जब वास्तव में आपकी जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है या जहाँ आप लोग काम करते हैं, वहाँ आ करके आप लोगों के बारे में कुछ कुछ जानती, समझती, आप लोगों से पर्सनली मिलने का मौका मिलता, तो शायद ज्यादा आनंद आता, मजा आता। लेकिन फिर भी आप लोग बैठकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आशा है आप लोगों को सुनकर कुछ आनंद आया होगा। मुझे बोलकर बहुत, वाकई बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच। एंड श्वेता जी, वापस आप तक आते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं सब आप। आ रही है? अच्छा, सभी से जय जिनेंद्र। आपसे भी जय जिनेंद्र संस्कृति मैम। आप सभी का इस वेबिनार में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मैं मारवाड़ी वुमेन्स मिडटाउन शाखा दिल्ली की ओर से आज की वक्ता संस्कृति भंडारी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने कोरोना की इस महामारी में लोगों के अंदर कोरोना बढ़ते तनाव को अपने सकारात्मक शब्दों से कम किया है। आपने अपना कीमती समय